हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स सेकेंड में 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्शन फॉर अप्रैल 2026 hit a historic milestone. What is the record amount collected during this period? ऑप्शन ए 1.87 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2.10 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.43 लाख करोड़ या ऑप्शन डी 2.55 लाख करोड़। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 2.43 लाख करोड़। अगर जीएसटी, चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये प्रमोट करता है वन नेशन वन टैक्स, एम टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट। टैक्स इज कलेक्टेड where the goods and services are consumed, not where they are produced. इंडिया फॉलो करते रहे डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर, जहां बोथ सेंटर एंड स्टेट शेयर लेते हैं एट द सेम टाइम। ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड है? ना इंस्पायर्ड बाय कनाडा। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी बना, ठीक है। लेकिन which amendment bill was introduced in parliament for GST? ना 122nd जीएसटी बिल, अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में 122nd अमेंडमेंट बिल पास इंट्रोड्यूस किया गया और बना 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A क्या कहता है ना? ये पावर देता है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को टू मेक लॉज रिगार्डिंग जीएसटी, ठीक है। आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A क्या करता है? प्रोविजंस देता है जीएसटी काउंसिल के लिए, ठीक है। यहाँ तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2.43 लाख करोड़ का कितना अमाउंट कलेक्ट किया? 2.43 लाख करोड़ का कलेक्ट हुआ, ठीक है, फॉर अप्रैल 2026 का। नेक्स्ट, as of May 2, 2026, reports confirmed that GST collections in April 2026 surged to a record high of 2.43 lakh crore, reflecting robust economic activity and improved compliance. Next, on May 2, 2026, the National Disaster Management Authority (NDMA) conducted a nationwide test of which communication system across Delhi NCR and state capitals? Option A Satwani Alert System, option B Cell Broadcast Alert System, option C Integrated Digital Siren Network, option D Bhuvan Emergency Messenger. Option B is the correct answer, Cell Broadcast Alert System. अगर हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की बात किया जाए, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स भवन सफदरजंग एनक्लेव न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? सफदरजंग
एनक्लेव कहाँ पर है ना, न्यू दिल्ली। बना कब, एस्टेब्लिश कब हुआ ना, 2006 को, ठीक है, सितंबर 27, सितंबर 27 2026। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, ठीक है, विद द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कौन सा, 2005 का। नेक्स्ट, the NDMA conducted a nationwide test of the cell broadcast alert system to strengthen emergency communication. It allows sending critical disaster alerts to mobile phones without requiring a data connection. Next, which regulatory body framework designed to independently validate performance claims of influencers and intermediaries is set to begin regular operations on May 4, 2026 following its pilot phase. क्या पूछ रहे हैं, which regulatory body framework designed to independently validate performance claims of इन्फ्लुएंसर, याद रखिएगा इन्फ्लुएंसर्स, ये गलत नहीं है, सही है वर्ड, इन्फ्लुएंसर्स एंड इंटरमीडियरीज। ऑप्शन ए सेबी वैलिडेट, ऑप्शन बी परवा, या फुल फॉर्म क्या है इसका, परफॉर्मेंस रिसर्च एंड रिसर्च वैलिडेशन एजेंसी, परवा, ठीक है। ऑप्शन सी फिनचेक इंडिया, ऑप्शन डी निफ्टी वेरीफाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परवा। परवा रेगुलेटरी बॉडी डिजाइन टू इंडिपेंडेंटली वैलिडेट परफॉर्मेंस क्लेम्स ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड इंटरमीडियरीज। अगर इन्फ्लुएंसर की बात किया जाए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना, फाइनेंशियल प्लस इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल प्लस इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैसे की समझ देने वाले सोशल मीडिया स्टार, ठीक है। और इससे कौन वैलिडेट करेगा परफॉर्मेंस का ना, परवा, परफॉर्मेंस रिसर्च एंड रिसर्च वैलिडेशन एजेंसी, परवा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परवा इज इंडियाज फर्स्ट एजेंसी टू इंडिपेंडेंटली वैलिडेट परफॉर्मेंस क्लेम्स मेड बाय रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज एंड अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स। रेगुलर सर्विसेज कमेंस May 4, 2026। नेक्स्ट, the Indian Navy recently inducted its 6th Nilgiri class frigate project 17A. What is the name of this indigenous stealth vessel delivered in early May 2026? बोला कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली 6th नीलगिरी क्लास फ्रीजेट प्रोजेक्ट 17A को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और इसका नाम क्या है पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए INS हिमगिरी, ऑप्शन बी INS डूनागिरी, ऑप्शन सी INS महेंद्रगिरी, या ऑप्शन डी INS विंध्यगिरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, INS महेंद्रगिरी। Next, INS Mahendragiri, the 6th stealth frigate under Project 17A, was delivered to the Indian Navy. It features advanced weapon system and a cutting-edge sensor suite.
ठीक है। नेक्स्ट, Chief Justice of India recently declared which Indian state as the first in the country to have a completely paperless state judiciary? Option A Kerala, option B Sikkim, option C Goa, option D हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा कंट्री है जो कंप्लीटली पेपरलेस होगा, ठीक है, वो भी जुडिशियरी सिस्टम में, जुडिशियरी सिस्टम में कंप्लीटली पेपरलेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, As per reports on May 2, 2026, the CJI declared Sikkim as the first paperless state judiciary, marking a major milestone in the digitization of the Indian legal system. Next, in a first of its kind initiative for gig workers, which state government launched the IPGRS digital grievance portal on May 2, 2026? पूछ रही कौन सा स्टेट जो लॉन्च किया IPGRS, जो डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल है फॉर गिग वर्कर्स। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी तेलंगाना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। अगर गीग वर्कर्स का बात किया जाए तो ये क्या है, कौन है? गीग वर्कर्स का बेसिक मतलब होता है वो लोग जो किसी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं होते बल्कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो लोग जो किसी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं होते बल्कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। नो वर्क नो पे का रूल यहाँ चलता है, ठीक है। नो वर्क नो पे, और ए टेम्पररी या नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द IPGRS डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल ऑन May 2, 2026? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका, कर्नाटका। नेक्स्ट, a CSIR NIRI study released on May 2, 2026 highlighted a growing environmental crisis in India caused by legacy landfills. What is the primary pollutant identified in this study? ऑप्शन ए मीथेन लीक्स, ऑप्शन बी माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन सी हेवी मेटल लीचिंग
या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन। CSIR नीरी स्टडी ने क्या हाईलाइट किया ना, ग्रोइंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्यों ना, जो लीगेसी लैंडफिल से उनसे एक पोल्यूटेंट निकल रहा है, जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा पूछ रहा है ना, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगर लीगेसी लैंडफिल्स की बात किया जाए, लीगेसी लैंडफिल्स इसका मतलब क्या है? लीगेसी लैंडफिल्स का सिंपल मतलब होता है पुराने कूड़े का ढेर जो शहरों के बाहर से सालों से जमा हो रहे हैं। ठीक है, क्या ना, पुराने कूड़े का ढेर जो शहरों से बाहर सालों से जमा हो रहे हैं। इससे जुड़े हुए एक वर्ड आती है लीचेट। लीचेट इसका मतलब क्या है? लीचेट का मतलब है बारिश का पानी जब इस कचरे से गुजरता है तो वो जहरीला हो जाता है। ठीक है, और जमीन का नीचे से पानी जाकर गंदा करता है, इसको लीचेट कहते हैं। ठीक है, और यहां से मीथेन गैस निकलता है जो एयर पोल्यूशन में या ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग का क्या, मीथेन गैस, मीथेन जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। हाल ही में नीरी ने रिवील किया लीगेसी लैंडफिल ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, स्टडी बाय सॉरी A study by CSIR National Environmental Engineering Research Institute (NERI) revealed that legacy landfills are a significant source of microplastic pollution in India. Next, the Ministry of Home Affairs (MHA) recently notified the Citizenship Amendment Rules 2026. What is the primary objective of these new rules? Option A granting dual citizenship to NRIs. Option B tightening passport norms for OCI cardholders. Option C mandatory biometric updates for all voters. Option D abolition of the inner line permit system. Option B is the correct answer, tightening passport norms for OCI card holders. OCI का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीयर्स सिटीजनशिप, ओवरसीयर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीयर सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। tightening passport norms for OCI card holders. Option B is the correct answer. According to report released on May the what percentage of firms listed on the National Stock Exchange NSE do not have any women in key managerial positions KMPs? Option A 25%, Option B 36%, Option C 48%, Option D
62%. Option C is the correct answer. 48%. 48% of firms listed on the National Stock Exchange (NSE) do not have any women in key managerial positions (KMPS). अगर एनएसई की बात किया जाए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ ना 1992, 1992 1992 में बना। लेकिन एक काम शुरू कब हुआ ना, काम होते होते 1994 हो गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई, महाराष्ट्र। The first factor, it was the first exchange in India to provide a fully automated screen-based electronic trading system. In short, screen-based trading, ठीक है। The first factor क्या है? The first exchange in India to provide a fully automated screen-based electronic trading system. In short, screen-based trading, ठीक है। Next, an analysis of company submissions as of May 2, 2026 revealed that 48% of the 2,647 firms listed on the NSE have no women in key managerial positions. Next, India is currently in talks with which neighboring country to export ethanol and introduce flex fuel vehicles to support the rural economy? बोले कि इंडिया करेंटली किसके साथ नेगोशिएट कर रहा है, किसके लिए ना, एक्सपोर्ट इथेनॉल एंड इंट्रोड्यूस फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल टू सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, नेपाल। India is currently in talks with which neighboring country to export ethanol? ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, नेपाल। जब इंडिया और नेपाल की बात आए और सार्क की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। सार्क, सॉरी, सार्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था? December 8,
1985। कहाँ पर ना, ढाका बांग्लादेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये एस्टेब्लिश हुआ था ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल, लेकिन एस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ था ना, ढाका बांग्लादेश, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल। और हेडक्वार्टर्स कब एस्टेब्लिश हुआ ना, जनवरी 16 1987 को। लेकिन जो एस्टेब्लिश हुआ ढाका पर, कहाँ पर, ढाका पर बांग्लादेश, वो 1985 था। और 2 साल बाद, अप्रोक्स 2 साल बाद 1987 को हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हुआ ना, काठमांडू नेपाल। अगर करेंट सेक्रेटरी जनरल की बात किया जाए, कौन है ये, करेंट सेक्रेटरी जनरल, एमडी गोलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। सॉरी, एमडी गोलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग इथेनॉल एक्सपोर्ट टू नेपाल एंड अदर सार्क नेशंस टू बूस्ट foreign exchange savings and support rural growth through higher ethanol blending. Next, regarding the West Bengal Assembly elections, the Supreme Court on May 2, 2026 clarified the allegiance of government officers during poll time. What is the court's stance? The Supreme Court clarified the allegiance of government officers during poll time. What is the court's stance? Option A, officers remain under state government control. Option B, officers are temporary employees of the ruling party. या ऑप्शन सी, ऑफिसर्स बिलोंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। या ऑप्शन डी, ऑफिसर मस्ट टेक ए न्यूट्रल सब्बाटिकल। ऑप्शन बी, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑफिसर्स बिलोंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक क्लैरिफाई किए कि गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूरिंग पोल टाइम किसके अंडर में है ना, बिलोंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। The Supreme Court called it a fallacy that state employees owe allegiance to the state government during polls, affirming they belong to the ECI during election duties. Next, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा और याद रख लीजिए। द सुप्रीम कोर्ट is examining a plea regarding the apnoea test. What is the medical significance of this test in the current legal context? Option A, detection of early stage COVID-19. Option B, assessment of brain death. Option C, testing for respiratory sleep disorders. या ऑप्शन डी, स्क्रीनिंग फॉर
genital lung diseases? Option B is the correct answer. Assessment of brain death. The Supreme Court is examining a plea regarding the apnoea test. What is the medical significance of this test? Na assessment of brain डेथ. apnoea टेस्ट क्या है? अगर हिंदी में समझें तो apnoea टेस्ट एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें सोते वक्त बार बार सांस रुकती है. ठीक है, जब सोता है तो बार बार सांस रुक जाती है और फिर से चलता है, फिर से रुक जाता है बीच बीच में. ठीक है, तो apnea टेस्ट यही है. चलिए नेक्स्ट. India is exploring the monetization of fiber networks and land assets of PSUs by by setting up real estate investment trust REITs with the help of which global entities? Option A, World Bank and IMF. Option B, Blackstone and Brookfield. Option C, SoftBank and Temasek. Option D, Morgan Stanley and Goldman Sachs. Option B is the correct answer. Blackstone and Brookfield. India is exploring the monetization of fiber networks and land assets of PSUs by setting up real estate investment trust REITs with the help of which global entities? Blackstone and Brookfield. Next. Union Defense Minister Rajnath Singh participated in the SCO Defense Ministers meeting in May 2026. Which country is currently chairing the SCO for the year 2026? Option A, India. Option B, Russia. Option C, China. Option D, Kazakhstan. Option C is the correct answer. China. नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन गलत है. किर्गिस्तान होस्ट कर रहा है. ठीक है, होस्टिंग कंट्री कौन है? किर्गिस्तान. अच्छा से लिख देते हैं, इसमें ऑप्शन गलत है. ठीक है, कजाकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान. अगर एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर एससीओ की बात किया जाए, एक कब एस्टेब्लिश हुआ? जून 15, 2001. और ये किसका सक्सेसर है? सक्सेसर ऑफ शंघाई 5. ठीक है, सक्सेसर ऑफ शंघाई 5. अगर हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए, कहां पर है? बेजिंग, चाइना. बेजिंग, चाइना. और इसका मेंबर कंट्रीज कितना है ना? 10 नंबर है, टोटल नंबर 10 है. इंडिया कब ज्वाइन किया? इंडिया ने
इंडिया ज्वाइन किया 2017 को। और इंडिया के साथ साथ कौन कौन ज्वाइन किए? उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ज्वाइन किया। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कौन सा पॉइंट ना? ईरान एशिया में कब ज्वाइन किया? 2023। क्योंकि अभी भी हाल ही में ये बहुत ही ट्रेंडिंग में आ रहा है। कौन? ईरान। ठीक है, यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ईरान कब ज्वाइन किया ना? 2023। और द लाटेस्ट मेंबर कंट्री कौन है ना? लाटेस्ट मेंबर कंट्री कौन है? बेलारूस, ज्वाइंड 2024। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स की बात किया जाए 2026 का चेयरमैनशिप कौन लिया ना? किर्गिस्तान। और इसका समिट कहां पर हुआ? बिश्केक में हुआ। बिश्केक किर्गिस्तान में है। ठीक है, 2026 का मोटो क्या था? 2026 का 25 ईयर्स ऑफ द एशिया, 25 ईयर्स ऑफ द एशिया टुगेदर फॉर सस्टेनेबल पीस, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मोटो या थीम क्या है ना? 25 ईयर्स ऑफ द एशिया टुगेदर फॉर द सस्टेनेबल पीस, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, इसके लिए कि ऑप्शन मैं थोड़ा गलत डाल दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी गलत है। ठीक है, कजाकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान। Reports on May 2, 2026 discussed the impact of Super El Nino, ठीक है, on the Indian economy. Which sector is predicted to face the most immediate risk? Option A, manufacturing. Option B, monsoon dependent agriculture. Option C, tourism and hospitality. Option D, real estate. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। बोला कि जो इम्पैक्ट ऑफ सुपर एल नीनो ऑन द इंडियन इकोनॉमी, व्हिच सेक्टर इज प्रेडिक्टेड टू फेस द मोस्ट इमीडिएट रिस्क ना? मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। ये सुपर एल नीनो क्या है? ये सुपर एल नीनो क्या है? चलिए समझते हैं। नॉर्मल एल नीनो, नॉर्मल एल नीनो, सुपर एल नीनो और नॉर्मल एल नीनो। ये नॉर्मल एल नीनो तब होता है जब पैसिफिक ओशन के बीच और ईस्टर्न हिस्से में पानी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये जब ये टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल एल नीनो तब होता है जब पैसिफिक ओशन के बीच और ईस्टर्न हिस्से में पानी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब ये टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, The Super El Nino impact is a major concern for the 2026 monsoon, posing significant risk
to agriculture and macroeconomic stability due to the potential sorry due to the potential rainfall deficits. थैंक यू, आज के लिए उतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को पता है कहाँ जाना है, मुझे बोलने का ही ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा ही आपको सजेस्ट करता हूँ, जाइए वेबसाइट govteka.com और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका टच रहे और करंट अफेयर्स में आपका जो करंट इवेंट्स हैं आप उससे जुड़ सकें। और जो महीना या लास्ट 6 मंथ का प्रैक्टिस करते हैं तब आपको इजी होगा। आप डेली 1-2 घंटा दीजिए, ठीक है, तभी आपका गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन हो जाएगा। तब मुझे बोलिएगा कि आप सही बोले थे। ठीक है, रखता हूँ। जय हिंद।